नमस्कार विद्यार्थियों। अब है अपना स्वर्णिम भारत का अगली पार्ट। वैसे अपन के चल रहे थे कौन से, राजस्थान के जनपद। राजस्थान के जनपद में एक जनपद रह गया था अपने सीवी जनपद। देखो मैंने आपको बताया था इधर चांगल प्रदेश, इधर बताया था आपको मत्स्य प्रदेश, इधर बताया था सूरसेन। एक क्षेत्र रह गया, देखो ये ऊपर वाला क्षेत्र और एक ये उदयपुर के आसपास वाला क्षेत्र, ये दो चीज जगह रह गई थी अपने। देखो प्राचीन समय में यहाँ पे आधा पाकिस्तान आधा भारत एक जगह पड़ती थी, उसका नाम था शिवपुर। क्या नाम था? शिवपुर। और यहाँ पे जाति रहती थी सीवी। सीवी जाति के कारण इस क्षेत्र को कहा जाता था सीवी जनपद। लेकिन आने वाले समय में कालांतर में ये छोटा सा जो जनपद है, इस जनपद को हराया था एक आदमी ने। हराया किसने? राजा सुदास ने। इसके साथ अन्य 10 जातियों को भी हराया था, लेकिन राजा सुदास ने इसको भी हराया था। तो उस समय लड़ाई में हारने के बाद में यहाँ की जाति भागकर कहाँ आ गई? उदयपुर के क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ के पास में उदयपुर में जगह है जिसका नाम क्या है? नगरी। यहाँ पे राजधानी इनकी थी कौन सी? शिवपुर। यहाँ पे राजधानी क्या बना ली? नगरी को। फर्स्ट राजधानी और सेकंड राजधानी। इस शिवपुर को वर्तमान में पाकिस्तान में सोरकोट नाम से जगह है, उस नाम से जाना जाता है। यह था अपना सीवी जनपद। यहाँ से यहाँ आगे और ये दोनों क्षेत्र सीवी जनपद, और बाद में इसी क्षेत्र को क्या नाम दिया गया था? मेदपाट। यहाँ पे राजधानी बनी थी मध्यमिका। तो ये था अपने कौन सा? सीवी जनपद। उसके बाद में बात करते हैं आगे। देखो ये सुदास ने, सुसीन राजा था। ये नाम क्या था इस राजा का? सुसीन। सुदास राजा तो दसरा युद्ध वाला है। आगे बात करते हैं। और फिर बाद में यही क्षेत्र आगे किस नाम से जाना गया था? मेवाड़ क्षेत्र के नाम से। और मेवाड़ क्षेत्र में शासन व्यवस्था कैसी थी? ये जो सीवी है ना, ये सीवी पे शासन व्यवस्था कैसी थी? क्योंकि यार राज करने की जो प्रणाली थी, वो प्रणाली कैसी थी? वो थी गणतंत्रात्मक। कौन सी थी? यानी राजा को चुनते थे। लेकिन ये शासन व्यवस्था होने के बावजूद यहाँ पे शासन सत्ता पर कुलीन, पैसे वाले, पावरफुल, ताकतवर लोगों का क्या था? आधिपत्य बना रहा। अब इससे आगे एक और बात है। यहाँ पे जो शासन व्यवस्था चलती थी, उस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, राजा को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था थी। क्या थी? संस्था। राजा पूरे राज्य के ऊपर शासन करने वाला, उसको कंट्रोल करने के लिए संस्था थी। उस संस्था का नाम था संथागार। और इस संथागार में रहने वाले सदस्य भी कौन से थे? यही कुलीन लोग। क्या कहा था कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, लेकिन शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक होते हुए भी शक्ति किसके हाथ में थी? कुलीन। क्योंकि ये कुलीन किस संस्था के सदस्य थे या प्रमुख थे? संथागार। और ये संथागार किसको नियंत्रित करती थी? राजा को। मतलब राजा को चुनती तो जनता थी, लेकिन राजा भी मनमानी नहीं कर सके, इसके लिए ये संथागार संस्था थी। और संस्थागार के अंदर कौन थे? कुलीन लोग, पैसे वाले लोग। ये केंद्र की जगह की बात है। अगर राज्य या प्रांत की बात करें, प्रांत छोटे स्तर, एक राज्य का एक छोटा भाग प्रांतों में बांटा जाता था। उस प्रांत में भी क्या थी? प्रांतीय संथागार, यानी स्थान विशेष पर भी शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक छोटी संस्था थी। उसका नाम क्या था? प्रांतीय संथागार। आगे बात करते हैं अपन, ये काम क्या करते थे? इस संस्थागार के अंदर जो ये कुलीन लोग लेते थे, पैसे वाले लेते थे, क्या इनका काम था? कि अलग अलग विषयों पर अपने मत देना। जब ये संस्थागार जब ये संस्था या संस्थागार किसी विषय पर क्या देते थे? अपने स्वयं के विचार प्रस्तुत करते थे, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता था अनुविरोध। क्या कहा जाता था? देखो एक प्रश्न बनता है, अनुविरोध किसे कहते हैं? अनुविरोध
जब संस्थागार के कुलीन सदस्य किसी विषय किसी बात के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करते थे तो इस विचार को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को क्या कहते थे? अन्यू विरोध। क्या कहते थे? अन्यू विरोध। और मान लो कोई विषय है और ये विचार प्रस्तुत कर रहे हैं और दूसरे जैसे राजा के और इस संस्थागार के कुलीनों के मध्य क्या हो गया? विवाद हो गया। कोई बात नहीं मानी गई, किसी बात के ऊपर क्या हो गया? विवाद। क्या हो गया? विवाद। और विवादग्रस्त बात है तो उसका निर्णय कैसे करते थे? उसका निर्णय करते थे मतदान द्वारा। कैसे करते थे? मतदान। यानी आज वोटिंग क्या हुआ? बिहान वोटिंग होती पहला। कोई भी राज्य के संबंधित कोई भी बात हो उस बात को विचार देने का अधिकार केवल संस्था को था। और संस्थागार के सदस्य कौन थे? कुलीन थे। इन कुलीनों को था। जब ये कुलीन अपने विचार प्रस्तुत करते थे किसी बात के लिए तो उस बात को कहा जाता था अनुयु विरोध। अनुयु विरोध। लेकिन अगर अपने विचार प्रस्तुत करने बाद में भी इनकी बात के खिलाफ कोई बोलता या कोई बात विवादग्रस्त स्थिति में आ जाती, यानी इनकी बात नहीं मानी जा रही, तो उस समय क्या किया जाता था? मतदान। और मतदान के लिए क्या ली जाती थी? लकड़ी की रंगीन सलाखाएं। क्या? लकड़ी की रंगीन सलाखों पर लिखकर फिर वोटिंग के माध्यम से चयन होता था और फिर उस बात का समस्या का समाधान निकल जाता था। उससे आगे की बात करते हैं। देखो, अब ये इनका सिस्टम था, लेकिन ये भी जनपद ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। इस जनपद का भी क्या हो गया? अंत हो गया। इस जनपद का अंत हो गया तो कोई कारण हुआ होगा। सबसे बड़ी बात सीवी जनपद के अंत की बात क्या थी? कि अंत का एक ही कारण था। मैंने भी आपको बताया था, अभी गणतंत्र शासन व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी क्या था? कोई बात पे क्या विवाद हो जाता था। अब देखो, उच्च वर्ग है या कुलीन वर्ग है, क्या कुलीन वर्ग की सत्ता निम्न वर्ग के लोग सहन करेंगे? क्या नहीं करेंगे। तो इन लोगों में सामंजस्य की कमी थी। क्या थी? राजा, जनता और इस संस्थागार के मध्य सामंजस्य की कमी थी। जैसे की कमी थी। आपस में क्या थी? आपसी फूट। अब आपसी फूट बनते हैं तो दो अलग अलग विरोधी गुट बन जाते हैं, और विरोधी गुट बनते हैं तो शासन का अंत होता है? नहीं होता है। जब एक ही शासन में चलने अलग अलग विरोधी गुट बन जाए तो क्या होगा? यानी आपस में गुट बन गए, कुछ इसका साथ दे रहे हैं, कुछ राजा का साथ दे रहे हैं, कुछ कुलीनों को दे रहे हैं, कुछ गरीब लोगों को दे रहे हैं। उसी प्रकार कुछ सामंजस्य था ही नहीं इनमें। और तीसरी बात आपसी फूट। अब जब गुट बनेंगे तो झगड़ा होगा, और आपसी फूट होगी तो दूसरा राज्य है, दूसरा जनपद मजा लेगा नहीं लेगा? वही हुआ। और आखिर में सीवी जनपद क्या हो गया? समाप्त। अब देखो, सीवी जनपद ये हुए आपके 16 जनपद। और 16 जनपद के बाद नहीं सॉरी पहले वे जनपद, बहुत सारे जनपद मिलकर क्या बन गए? महाजनपद। और ऐसे आपको पता है 16 महाजनपद थे। अब 16 महाजनपद की बात तो पूरी होती है, लेकिन इससे आगे एक नई कड़ी सामने आती है। नई कड़ी क्या सामने आती है? उसको शॉर्ट में कहानी के रूप में बताने का प्रयास करूंगा। देखो, कहानी के रूप में। कहानी क्या है? देखो, यहां पड़ता था मगध। ये मगध, उसकी बात जब 16 जनपद थे, अलग अलग थे, पूरा भारत एक नहीं था। मैंने अलग अलग जो इधर तो कौन सा था? दक्षिण में असमक, इधर कौन था? उत्तर में इधर था कंबोज और तक्षशिला वगैरह। ये इधर आ गया था चंपा के अंग, और बीच में वो सारे थे। अब देखो, जब मगध में, अब मगध क्या है? था तो 16 महाजनपदों में से एक ही, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई, मगध क्या हो गया? सबसे शक्तिशाली। यहाँ पे शक्तिशाली होने का कारण क्या है? यहाँ पे लोहा निकलता था, यहाँ की भूमि उपजाऊ थी। गंगा और यमुना दो नदियों के बीच में एक स्थान था, वहां पे बसा हुआ था मगध। खेती अच्छी होती, तीनों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। क्या हो गया? सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा था। और दूसरे धीरे धीरे क्या हुआ? मगध पर अलग अलग राजवंशों ने अलग अलग वंशों ने क्या किया? शासन किया। चाहे किसी भी वंश ने शासन किया, मगध कमजोर कभी नहीं हुआ। धीरे धीरे क्या होता गया? मान लो किसी एक वंश ने किया तो इसने आसपास क्षेत्र जीत लिया, दूसरे ने फिर इससे आगे क्षेत्र जीत लिया, तीसरे ने इससे आगे क्षेत्र, ऐसे करके लगभग आधे भारत पे अधिकार, यानी आधे जनपदों को हरा दिया। किसने? मगध ने। कैसे हराया? वही चीज अपने को समझनी है, देखना कैसे। ये जो मगध की बात कर रहे हैं अपन,
सारे महाजनपद जब आपस में लड़ रहे थे उसमें सबसे ताकतवर कौन था? अपना मगध। अब देखो बात कर रहे हैं अपन किसकी? मगध की। महाजनपदों में जब सबसे ताकतवर रूप में उभरा था तो उस समय यहां पर मगध में एक वंश आया था जिसका नाम था बृहद्रथ वंश। पढ़ेंगे नहीं, इनकी से मेन बात करेंगे। बृहद्रथ वंश में संस्थापक कौन था? बृहद्रथ वंश का संस्थापक था बृहद्रथ। संस्थापक था बृहद्रथ। एक सवाल है, मगध में पहला शासक भी कौन था? मगध साम्राज्य का पहला शासक बृहद्रथ, और जो लास्ट में मरेगा ना वो भी कौन होगा? बृहद्रथ। ये ध्यान रखना। शुरुआत में भी क्या, जब पावरफुल बनेगा, दूसरे क्षेत्र को अधिकार कर लेगा मगध, तो भी कौन बनता है? बृहद्रथ। अब देखो ये बृहद्रथ कौन था? जरासंध का पुत्र। आपने महाभारत का युद्ध देखा हो तो जरासंध उसमें नाम सुना होगा, उस जरासंध की बात कर रहे हैं। यह था जरासंध का पुत्र, और इसी जरासंध को किसने मारा था? श्री भगवान कृष्ण के कहने पर किसने मारा था? पांडव भीम ने मारा था। इसी जरासंध का वंशज कौन था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ ने ना मगध में किस वंश की स्थापना की? उसके बाद में नया वंश स्थापित होगा, कौन सा? उसका नाम है हर्यक वंश। कुछ किताबें क्या बताती है अलग अलग, लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंट तो ये बताती है, लेकिन ये दोनों शुरुआत यहां से हुई है। फिर हर्यक वंश। हर्यक वंश में शासक का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। क्या था? कौन था? बिंबिसार। बहुत महान शासक था। इसने आसपास के मगध क्षेत्र को इतना ताकतवर बना दिया था कि पूरे 16 जनपदों को अकेला रह सकता था। इतना पावरफुल बना दिया मगध को इसने। उसके बाद में इसका बेटा आया अजात शत्रु। क्या नाम था? मैं प्रमुख, जैसे हर्यक वंश का प्रमुख शासक बृहद्रथ आ गया, बृहद्रथ का, और हर्यक वंश का प्रमुख शासक कौन कौन है वो बता रहा हूँ, पूरी डिटेल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में कौन आया? उदयन। उदयन के नाम दूसरा क्या था? उदयभद्र। इसने क्या किया? अपने ही पिता को क्या कर दिया? मार दिया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पितृहंता। और इसी उदयन ने वर्तमान जो पटना है, जिसका नाम मगध के समय क्या होता है? पाटलिपुत्र। इसी उदयन ने पाटलिपुत्र की क्या की थी? स्थापना की थी, पटना की स्थापना की थी। और ये किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। और आप पापा जी ने कहीं कर दियो, टरका दियो, सल्टा दियो, मार दियो, हत्या कर दी। अब देखो, और फिर ये कौन सा धर्म मानने लगे? हाँ देखो, एक गलत बात बता दी मैंने। पिताजी को मार दिया, ये बात किस में लिखी हुई है? बौद्ध ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? बौद्ध ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है। और ये कौन से धर्म को मानता था? ये मानता था जैन धर्म को। किसको मानता था? जैन धर्म को। अब देखो, जब ये था ना, तब इसके बाद में हर्यक वंश के बाद में एक, इसके अलावा और भी राजा हुए बहुत सारे, लेकिन कमजोर थे तो जनता ने उनको अपने पद से हटा दिया। और हटाने के बाद में एक नया आदमी को शासक बनाया, नाम था शिशुनाग। और शिशुनाग ने कौन से वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की। पंखो बंद करिए। बंद कर दे। शिशुनाग वंश की स्थापना की। इस शिशुनाग सैनिक था, सेना था। जनता ने इकट्ठा होकर इसको राजा बनाया। और इसके इस उदयन के वंश जो, ये खुद भी कमजोर था, इसके वंशज भी क्या थे? कमजोर थे। और कौन बन गया? शिशुनाग का वंश का संस्थापक कौन हो गया? शिशुनाग हो गया। अब इससे आगे बात करते हैं। शिशुनाग वंश के संस्थापक होने शिशुनाग, इसने राजधानी क्या बना दी? मगध की वैशाली। पाटलिपुत्र थी, इसने बनाई थी उदयन ने, वापस अब किसने बना दी है? पाटलिपुत्र से वैशाली। इसी वैशाली का नाम था राजगृह। क्या नाम था? राजगृह। और फिर बाद में, इसके बाद में इसी का ही आगे वंश जाता है, जिसका नाम क्या है? कालाशोक। क्या नाम है? कालाशोक।
इस कालाशोक ने वापस राजधानी किसको बना दिया? पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र, राजगृह, वापस पाटलिपुत्र। और उसके बाद में अब देखो यहां से थोड़ी सी कहानी क्या कर लेती है, टर्न लेती है। याद रखना इसी कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीत की सभा हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत की सभा हुई थी। अब यहां से टर्न क्या होता है, इसकी सेना में एक आदमी होता है जिसका नाम क्या होता है? महापद्मनंद। क्या होता है? सेनापति, सेनापति बोल दो, मंत्री बोल दो, सहायक बोल दो, साथी बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो इसका नाम था महापद्मनंद। इस महापद्मनंद ने कालाशोक और इसके साथ एक और था महानंदी या नंदीवर्धन। इन दोनों को किसने खत्म कर दिया? महापद्मनंद ने। और इस शिशुनाग वंश के बाद में एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था नंद वंश। आपकी किताब में इसी नंद वंश से शुरुआत हुई है, यह पूरी चीज नहीं बताई गई है, इसीलिए समझ में आए, इसलिए बार बार पीछे वाली बात थोड़ी सी शॉर्ट में बताई गई है। राजा ये थे प्रमुख, और भी वो राजा हुए थे, नहीं प्रमुख राजा थे इस हर वक्त। तो पहला वंश कौन सा था मगध में? पावरफुल ब्रदर। तो इसने थोड़ा सा विस्तार किया मगध का। फिर कौन आया? हर्यक वंश, उसने और विस्तार किया। फिर आया तीसरा शिशुनाग, इसने और ज्यादा विस्तार किया। फिर लास्ट में आ गया कौन? नंद वंश। अब यहां से कहानी शुरू होती है अपने किताब की, वो देखना। कैसे समझना, ये अपने भारत का है। देखो यहां था क्या? मगध। मगध में अभी नंद वंश का कौन था? महापद्मनंद। इसने किस वंश की स्थापना की? नंद वंश की। नंद वंश का अंतिम सम्राट पूछे कोई, कि बीच में कोई मतलब नहीं है, अंतिम सम्राट कौन था? तो यह मतलब सम्राट नहीं, राजा माना जाएगा। सम्राट अशोक बनेगा और चंद्रगुप्त बनेगा। अंतिम राजा था घनानंद। अब देखो यहां से कहानी आगे होती है कि क्या कह रहे हैं कि मगध के अंदर 16 महाजनपद थे। एक बहुत बड़े भाग पर अधिकार किसका था? मगध साम्राज्य का। और मगध में कौन सा वंश था? नंद वंश। और नंद में भी कौन? घनानंद शासन कर रहा था। अब घनानंद जिस समय शासन कर रहा था, इसकी विशेषताएं क्या है? न सब ज्यादा कहीं वो नशेड़ी हो, मतलब ये क्या सुरा सुंदरी में व्यस्त रहता था, नशा करता था, और एनी टाइम नृत्यांगनाओं के मध्य रहता था, नृत्य चलता रहता था इसके दरबार में। कोई राजपाट के काम मतलब नहीं है। जनता इससे क्या थी? दुखी थी। बहुत ही ज्यादा क्या लगा दिए थे इसने? कर लगा दिए थे। और कर लगाने के बाद में जनता इससे छुटकारा पाना चाहती थी कि हे भगवान, कोई मांगो देवता रूप में इंसान आ जाओ, इन नाजों को माना कहीं मिल जावे, लाड़ छोड़ दे। उसी समय छोटी सी घटना होती है। इधर से यूनान में जगह है मैसिडोनिया, और उसी मैसिडोनिया का शासक था फिलिप द्वितीय। और इस फिलिप द्वितीय का बेटा था, बना था शासक, नाम था उसका अलेक्जेंडर, जिसका सही नाम था सिकंदर। इस सिकंदर ने पूरे विश्व को जीतने का सपना लेकर किसकी ओर कूच किया? भारत की ओर। इधर जो भी बीच में देश है सबको खत्म करता गया, जीतता गया। आखिरकार कहां आके पहुंच गया? भारत की सीमा यानी वर्तमान पाकिस्तान में आके पहुंच गया था, सिंधु नदी के पास। इससे आगे अपने किताब में दिया हुआ नहीं है। इधर पंजाब के अंदर आएगा आगे, पोरुस का युद्ध होगा इससे सिकंदर का, वो बात है। लेकिन जिस समय ये सिंधु नदी के पास आ गया था, आक्रमण की तैयारी कर रहा था, उस समय देखो मैंने आपको कंबोज तक्षशिला वो बताए थे। यहाँ पे एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला, और इसी तक्षशिला का एक गुरुजी आ, उसका नाम था कौटिल्य। क्या था? कौटिल्य। इसी का अन्य नाम है विष्णुगुप्त। इसी का एक और नाम है चाणक्य। इस गुरुजी हा और गुरुजी था ध्यान देशभक्ति भावना घनी सिखाया करे। इनके अंदर एक सपना देखा था इन्होंने कि सिकंदर आ रहा है, भारत को बर्बाद कर देगा। तो इन्होंने कहा कि सिकंदर इधर से आ रहा है तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि भारत के 16 जो महाजनपद है उनको एक कर दूं, और एक कर दूं तो पूरे जनपद मिलके इस अकेले सिकंदर से क्या कर सकते हैं? मुकाबला कर सकते हैं।
तो ये सपना लेकर यहाँ पे मीटिंग हुई तक्षशिला में। सभी गुरुजी ने मीटिंग करके चाणक्य को तय किया कि आप जाके गणानंद से बात करो। गणानंद यहाँ से गए, चाणक्य यहाँ से तक्षशिला से रवाना हुए और गणानंद के पास पहुंचे। गणानंद पीने में मस्त था, नृत्य में मस्त था, उसने ध्यान नहीं दिया। चाणक्य ने पहले इंतजार किया, इंतजार नहीं करने के बाद में जबरदस्ती अंदर चला गया, द्वारपाल के रोकने से भी नहीं रुका। गणानंद गुस्से में आ गया और चाणक्य को धक्का दिया और चाणक्य जो नक्शा लेके गया था उस नक्शे को फाड़ दिया। धक्का देने से को चाणक्य ने अपना क्या मान लिया, अपमान, और अपमान मानने के लिए क्या कर ली, शपथ कि जब तक गणानंद तेरे इस वंश का नाश नहीं कर देता, मगध साम्राज्य में नंद वंश का अंत नहीं कर देता, तब तो अपने बालों में चोटी में गाड़ नहीं लगूंगा। उसके बाद में यहाँ से रवाना हुए। पाटलिपुत्र को पार करते उनके पास जंगल में उनको एक बच्चे के ऊपर नजर की जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे शिकारी के गुलाम था। शिकारी उसको आदेश दे रहा था और चंद्रगुप्त से आदेश के अनुसार किसी जानवर से कोई मांस का टुकड़ा छीनने के लिए खेल खेल रहा था जिसका नाम था राजगिलम। क्या था, राजगिलम। उस राजगिलम के खेल को किसी ने वीरतापूर्वक किसी ने जीत लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये बात देख ली किसने, चाणक्य ने। चाणक्य ने यह बात देखते क्या किया, 1000 रुपये देकर या 1000 सोने की मुद्रा देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया और कहाँ लिया, तक्षशिला। यहाँ पे सैनिक दृष्टि से पढ़ाया लिखाया और जो भी ट्रेनिंग दी और फिर एक सेना तैयार की और का हमला किया मगध पे और गणानंद को मार दिया और किस वंश की स्थापना कर दी, मौर्य वंश की। इस तरह मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो गया, अब संस्थापक कौन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेरा अगला सवाल यही होगा कि इस मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ। वास्तविक मेरे हिसाब से या किसी तरह मान लो कौटिल्य। वास्तविक अगर कौटिल्य नहीं होता तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था। तो अब इससे आगे के पार्ट पढ़ेंगे अपन। इधर क्या हुआ था, सिकंदर ने हमला किया, पंजाब तक पहुंच गया था। लेकिन पंजाब में राजा था पोरुस ने टक्कर दी, लेकिन अंत में पोरुस भी हार गया और यहाँ से सतलज नदी व्यास नदी तक पहुंच गया था। यहाँ पर सिकंदर की सेना ने क्या किया, कौटिल्य ने वास्तविक संस्थापना की। अब देखो बात कर रहे थे किसकी, सिकंदर जब बाद में उसी समय की बात है ये। अब ऐसा क्या टाइम हुआ कि भाई इधर से हमला कर दिया, खत्म कर दिया, इधर से सिकंदर आक्रमण हुआ ही नहीं हुआ। आक्रमण हुआ था पहले सिंध प्रांत में, उसके बाद में हुआ था कहाँ पे, पंजाब प्रांत में। और पंजाब प्रांत में राजा था कौन, पोरुस। नाटक भी आता है टीवी में अगर आपने देखा हो तो। पोरुस के पास सेना छोटी थी लेकिन टक्कर दी बराबर किसको, सिकंदर को। सिकंदर की सेना लास्ट में जीती लेकिन पूर्ण रूप से आधे से ज्यादा सेना खत्म हो गई किसकी, सिकंदर की। इस और पोरुस की सेना की वीरता देखने के बाद में व्यास नदी से आगे सिकंदर की सेना ने बढ़ने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं साहब मातो पंजा मागटा बैटिंग है बट यूनान में मैसिडोनिया में ये एकला बैठा है कारण कितने साल हो गए मुझे कौन देखियो थे मानवा से ले रहे हो। ऐसे करके यहाँ सिकंदर अपनी हार मानता है यहाँ से, तो यहाँ से वापस चला जाता है। कहाँ, सिकंदर कहाँ चला जाता है, लेकिन रास्ते में क्या हो जाता है, बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उसको समुद्र के रास्ते से वापस कहाँ ले जाया जाता है, लेकिन मिस्र में ही क्या उसको कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, जहाँ पे सिकंदराबाद एक नगर है, लेकिन वो अपने सिलेबस में है नहीं। अब बात करते हैं अपन चंद्रगुप्त मौर्य की बात। चंद्रगुप्त मौर्य के देखने से पहले हमने कुछ बातें भी देखनी पड़ेगी क्योंकि सिकंदर का आक्रमण हुआ था और सिकंदर वापस चला भी गया था। अब देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ मगध में किस वंश का शासन हो गया, नंदवंश चला गया, नंदवंश तो चला गया। अब कौन आ गया, मौर्य वंश। जिस समय मौर्य वंश का संस्थापक हुआ था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। उसी समय सिकंदर हमला तो पहले से चला गया, लेकिन इस समय जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो इधर पड़ता है, देखो यूनान का जो साम्राज्य जीता हुआ था ना सिकंदर का, उसके टुकड़े हो गए। इधर एक होता है जगह नाम है उसका बेबीलोन, एक तरह से यूनानी मान लो, यहाँ पे जो शासन करेगा वो यूनानी होगा। सिकंदर का एक सेनापति था, विश्वासपात्र सेनापति, उस सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। अब देखो कहानी क्या होती है, जो काम सिकंदर ने अधूरा छोड़ दिया था ना वो काम पूरा करना चाहता था कौन, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने किसके ऊपर हमला किया, मगध पर। मगध का राजा कौन,
चंद्रगुप्त ने वापस जवाब दिया किसको, दोनों के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ। अब देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ, संस्थापक कौन हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य। वास्तविक संस्थापक कौन हुआ, कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या है, 322 से 298। ये मैं बात बताऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूज है। हाँ, 322 से 298 ईस्वी पूर्व। अब ये समझना ईस्वी पूर्व क्या है, पूर्व क्या है। देखो ये जीरो है बिंदु, इधर है वो प्लस, इधर है वो माइनस। यहाँ पे जीरो ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। हम जी रहे हैं अभी 2020 में, और ये जीरो से पहले जो भी सन आएगा ना, मान लो 199, अपन चल रहे को 322, तो 322 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ की बात कर रहे हैं, जीरो से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है। ये है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। इस शासनकाल के समय 305 ईस्वी में किसने हमला किया था, 305 ईस्वी पूर्व में। और इधर मौर्य वंश का जो संस्थापक चंद्रगुप्त कितने वर्ष की आयु में शासक बना था, 25 वर्ष की आयु में मौर्य का क्या साम्राज्य क्या बना था। और देखो ऐसा राजा क्या, देखो विशेषता, पहला राजा था जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी पूरे भारतीय महाजनपदों में क्या कर दिया था, महाजनपदों क्या कर दिया था इसने, इतना ताकतवर था। देखो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, सवाल है, सवाल आएगा, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक कौन था। अब मुगल लिखिएगा अगर, मुगला में अकबर बादशाह नहीं, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सभी महाजनपदों को जीत कर उसने एक कर लिया, पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया, सारे क्षेत्रों पर अधिकार किसका हो गया, एक केंद्र सत्ता हो गई मगध में। अब सब ऊपर किसका अधिकार है, मगध का। उसी समय 305 में हमला किया किसने, सेल्यूकस निकेटर ने। इन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक चीज थी, क्या, हाथी। उस हाथी के कारण क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर को हारना पड़ा। अब जब लड़ाई खत्म हुई तो सेल्यूकस ने कहा चलो मैं अब आपसे संधि करना चाहता हूँ। अब देखो बात क्या हुई, सेल्यूकस के एक बच्ची थी जिसका नाम था हेलेना। हेलेना ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुन रखा था, उसकी वीरता की गाथाएं सुन रखी थी, और ये मन ही मन प्रेम के प्रसंग में फंस गई थी, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। अब यहाँ पे देखो पहली शर्त क्या हुई, सेल्यूकस निकेटर की बेटी है हेलेना। हेलेना का विवाह किसका हो गया, किसके साथ हो गया, वेट्स, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। दूसरी शर्त क्या थी, इस सेल्यूकस ने अपना एक आदमी जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज, ये वही मेगास्थनीज है जिसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। क्या लिखी थी, इंडिका। इस मेगास्थनीज को किसके राज्य में राजदूत बनाकर भेजा, क्या बनाकर भेजा, राजदूत। क्या बनाकर भेजा, राजदूत। उससे आगे बात करते हैं। नंबर 3, अब लड़ाई हुई है, युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य जी की तो ले ना। अब देखो क्या लेता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहला नाम है एरिया, क्या लिया, एरिया। दूसरा क्या लिया, अरेकोशिया, अरे कोशिया, कोस लियो, अरे कोशिया। उसके बाद में नाम लिया जाता है जेड्रोसिया, जेड्रोसिया, क्या नाम है, जेड्रोसिया। उसके बाद में पेरिमिसदाई, पेरिमिसदाई, क्या है, पेरिमिसदाई। अब देखो वर्तमान को क्या नाम दिया गया है, देखो एरिया, एरिया को अब उस समय नाम दिया जाता था हेरात। देखो ये एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिमिस, ये तो यूनानी नाम है। क्या नाम है, यूनानी नाम। नहीं, भारतीय क्षेत्रों में क्या नाम दिया जाता था, हेरात, यानी एरिया, यानी हेरात क्षेत्र किन दे दियो, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन दे दियो, सेल्यूकस। नंबर 2 है अराकोशिया, अराकोशिया को बोलते हैं कंधार। पेरिमिस दाई, इसको बोलते हैं काबुल, और जेड्रोसिया को जेड्रोसिया। ये क्षेत्र जेड्रोसिया को बोलते हैं मकरान, और ये आता है बलूचिस्तान के अंडर में, बलूचिस्तान।
अब देखो, पहली शर्त हेलना, जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी उसके साथ विवाह हो गया। अब देखो पहला सवाल, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला भारतीय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। पहली बार भारत की सीमाओं बाहर जा दूसरे देश की छोरी प्रणाल लायो कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। नंबर 2, सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के, जिसका नाम क्या था? मेगस्तीनीज। और उसी मेगस्तीनीज ने भारत के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। आज पुस्तक तो मिली नहीं अपने को, लेकिन उसके कुछ अवशेष दूसरों की तो वो मिलके हुए मिलते हैं अपने को। फिर तीसरी शर्त थी क्या? भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो जगह है, इस क्षेत्र के 4 क्षेत्र दिए, एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया और पेरिमिसदाई, जिसे बोलते हैं काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये चारों क्षेत्र दिए। अब देखो, इसके अलावा जब कुछ दिया तो कुछ इसको भी देना पड़ेगा। तो पूछ भाई डावड़ा काहे दे, बता ओ क्यों मांग काहे मांगू की वो तो अंगो यहाँ का थे जगी चीज वजह जीतिया बस चीज मन दे दो। हाथी वजह जीतियो 500 हाथी दिए सेल्यूकस को। किसने? सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए। और इसके बाद में इन दोनों लड़ाई खत्म हो गई और रिश्तेदार बन गए, अच्छे संबंध हो गए। अब ये काम होने के बाद में चंद्रगुप्त का भारत में क्षेत्र कहां तक फैल गया देखना। देखो, मगध ये था और यहां तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। ये साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का ऑलरेडी फैला हुआ था ये। अब देखो, यहां पे है काबुल, कंधार, हेरात, मकरान और एक क्षेत्र था सिंधु नदी का क्षेत्र। कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं सिंधु नदी का क्षेत्र है वो किसको दे दिया? तो ये क्षेत्र किसके अंडर में आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में आ गया। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार कहां तक हो गया? देखो, पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु नदी के क्षेत्र में, सिंधु नदी बह रही है नहीं है, सिंधु नदी के क्षेत्र में। उसके अलावा नाम लेते हैं अपन बिहार, बंगाल। इधर देखो, ये बंगाल, इधर बिहार, ऊपर है बिहार, इधर पंजाब आ गया ऑटोमेटिक। पंजाब है, गुजरात है, विंध्याचल पर्वत है, इसके दक्षिण में फैल गया। अब देखो, जैन संप्रदाय इसी के समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कितने भागों में बंट गया? जैन धर्म कितने भागों में बंट गया? किसके शासन में? जैन धर्म 2 भागों में बंट गया। किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। आगे देखो, वापस रिपीट मारता हूं फटाफट। हेलना के साथ शादी हो गई, 500 हाथी दे दिया, 4 क्षेत्र एरियन, अराकान, अराकोशियार, जेड्रोसियर वे क्षेत्र दे दिए। उसके अलावा पूरे भारत में लगभग इनका साम्राज्य फैल गया और जैन धर्म 2 भागों में बंट गया। 500 हाथी दिए थे इनको। कितने दिए थे? अब देखो, जो यूनानी आक्रमणकारी थे चंद्रगुप्त मौर्य, इस मौर्य को अन्य किन नामों से जानते थे? अन्य नाम यूनानी क्या दिया? सेंड्रोकोटस और एक एंड्रोकोटस। ये इसके क्या नाम है? अन्य नाम। किसने दिए? यूनानियों ने दिए। किसने दिए? यूनानियों ने दिए। अब देखना, इतनी बात हो गई, साम्राज्य फैल गया, पूरे मगध उतार तो बने। लेकिन उस समय क्या हुआ? मगध में एक अकाल पड़ा, लोग मर रहे थे। ये कुछ कहते हैं शैव धर्म को मानते थे, कुछ कहते हैं बौद्ध धर्म को मानते थे। लेकिन जो भी माने, जब ये अकाल पड़ा तो इसके साम्राज्य में एक जैन मुनि था
कौन था? जैन मुनि। इस जैन मुनि ने इसे कहा कि ये जो तूने पाप किया है, लोगों को मारा है, हिंसा की है, हिंसा करने के कारण तुम्हारे साथ प्रकृति क्या कर रही है? बदला ले रही है, अकाल है। अगर तू इसका पश्चाताप नहीं करेगा तो बहुत ही जल्द तेरा साम्राज्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा नहीं, मुझे साम्राज्य समाप्त, मैं मर जाऊंगा, नहीं मेरे वंशज क्या रहने चाहिए? सुखी। तो उन्होंने क्या किया? जैन मुनि है भद्रबाहु, उससे किस धर्म को ग्रहण कर लिया? जैन धर्म। तो इसकी शिक्षा ली और इनके साथ कहाँ चला गया? राज्यपाट अपने बेटे बिंदुसार को छोड़कर। बिंदुसार को क्या दे दिया? राजशासन दे दिया। खुद कहाँ चला गया? अंतिम समय में चंद्रगिरी पर्वत या पहाड़ी, श्रवण बेलगोला, प्राचीन समय में बोलते थे मैसूर, वर्तमान में बोलते हैं कर्नाटक, इस क्षेत्र के अंदर है। इसके अलावा क्या बात है ये कि यहाँ पर 2 तमिल ग्रंथ मिले हैं, 2 तमिल ग्रंथ मिले हैं। एक एहनानूरू, दूसरा मुन्नानूरू। चंद्रगुप्त मौर्य का समय क्या हुआ? जैन धर्म में 2 टुकड़े हो गए। मुनि था कौन? जैन धर्म का भद्रबाहु, और उसी से क्या की? जैन धर्म की शिक्षा ली और वहां चला गया। और यहाँ पर इसने क्या कर दिया? खाना पीना छोड़ दिया। मतलब है उपवास करना शुरू कर दिया। और उपवास करने शरीर को कष्ट देकर जीवन की लीला, मृत्यु कैसे हुई इसकी? उपवास विधि द्वारा। इसी का दूसरा नाम क्या है? संलेखना विधि। खाना पीना छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, भगवान को याद करते रहना और तपस्या करके मर जाना, यही क्या है? संलेखना विधि। यही क्या है? उपवास विधि। यही खाना पीना छोड़ देना। एहनानूर और मुन्नानूर से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में भी क्या किया था? आक्रमण किया था। और जब ये यहाँ गया था ना, उससे पहले अपने बेटे बिंदुसार को संपूर्ण शासन क्या कर दिया था? सुपुर्द कर दिया था। और खुद चला गया था कहाँ? यहाँ श्रवण बेलगोला। अब बात करते हैं बिंदुसार की। महत्वपूर्ण बातें हो गई चंद्रगुप्त मौर्य की। अब आगे की बात करते हैं। बिंदुसार समय है 298 से 272 ईस्वी पूर्व। देखो पिताजी कौन आएगा? इसके पिताजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अन्य नाम देखो। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। इसके अन्य नाम देखो, 3 या 4 नाम आते हैं। 1 2 3 4। अमित्र चेटस, भद्रसार, सिंह सेन, और नाम आता है इसका अमित्र घात। अमित्र चेटस बोल दो, अमित्र केटस बोल दो, बात एक ही है। देखो अमित्र चेटस ये नाम दिया है इसको यूनानियों ने। भद्रसार इनको नाम दिया है वायु पुराण जो है ग्रंथ, वायु पुराण ग्रंथ, उस ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है भद्रसार। जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ में क्या बताया गया है? सिंह सेन। ये भी क्या नाम दिया है? यूनानियों। ये प्रमुख प्रमुख नाम है किसके? और यही बिंदुसार किस धर्म को मानता था? आजीवक संप्रदाय बोल दो या आजीवक धर्म को बोल दो, इस धर्म को मानता था। ये ना जैन को मानता था ना ही बौद्ध को। ये इसके बारे में एक बात और होती है कि उसने तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ हमला किया था दक्षिण में, इसने दक्षिण सुदूरवर्ती जो दूर थे दक्षिण के जो क्षेत्र, उनको भी क्या किया था? इसने विजय किया था दक्षिण भारत के। इसके बारे में बात करते हैं। इसके समय में
इसके समय में 2 विद्रोह हुए। कहाँ? जहां से चाणक्य शिक्षा दी थी चंद्रगुप्त को, नाम है तक्षशिला। तो उस तक्षशिला में कितना विद्रोह हुआ? 2। तो पहले विद्रोह को कौन दबाना गया, दूसरे विद्रोह को कौन दबाना गया? दोनों इसके बेटे ही थे। पहले विद्रोह को दबाना गया था अशोक, जिसे हम अशोक सम्राट, अशोक महान नाम के नाम से जानते हैं। और दूसरा है इसका बेटा सुसीम। सुसीम बोल दो, सुसीम बोल दो। दोनों ही आरी बारी जाते हैं और वहां पे जाके क्या करते हैं? विद्रोह दबाते हैं। ये दोनों जानकारी भाई गए किसमें, किससे मिलती है? दिव्यावदान एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पता चलता है या 2 विद्रोह हुए थे और अशोक और सुसीम उसको दबा के आए थे। अब इसके बाद इनके लिए एक और महत्वपूर्ण बात, खास बात समझना। देखो, यूनानी शासक और एक है मिस्र का शासक, और इधर अपने मगध। कौन है यहाँ पे? बिंदुसार। बिंदुसार। यहाँ पे कौन है? सीरिया का शासक भी बोल सकते हैं इसको, सीरिया का। यहाँ का शासक है एंटियोकस, एंटियोकस फर्स्ट। इसका नाम, मिस्र का शासक है, इसका नाम है फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस। इसे बोल सकते हैं मेली, इसे बोल सकते हैं मेली सेकंड, या बोलते हैं फिलिप सेकंड। ये मिस्र का शासक, ये यूनान सीरिया का शासक। इधर कौन? ये क्या है? नशेड़ी आदमी था। इसने इस सीरिया के शासक से 3 चीजें मांगी। क्या क्या मांगी? 3 चीजें। क्या मांगी? 3 चीजें। नंबर 1 मीठी शराब। नंबर 2 दार्शनिक। नंबर 3 सूखे अंजीर, मतलब फल फ्रूट है ना, काजू बादाम सभी टाइप का। तो इन 3 चीजों में से इस आदमी ने 1 और 2 दार्शनिक नहीं दिया। ये दोनों चीजें भेजी किसके पास? लेकिन दार्शनिक तो नहीं दिया कि दार्शनिक कौन दो, इस जगह में कहीं भेज दूं? राजदूत। तो इस राज्य में रही एक राजदूत भेजा यहाँ पे। क्या नाम था? एंटियोकस। अंटी लगाई डाई, अंटी लगाई डाई। किसको भेजा? डाईमेकस, या बोल सकते हो डाईमेकस। अंटी लगाई डाई। एंटियोकस यूनानी शासक ने एक राजदूत बता डाईमेकस। कहाँ पे? मगध में। किसके पास? और इधर ये मिस्र का शासक फिलाडेल्फस या मेली द्वितीय या फिली द्वितीय ने, इसने भी एक राजदूत भेजा। इसने लगाई डाई, अंटी लगाई डाई, अंटी लगाई डाई, डाईमेकस। इसने फिलाडेल्फियन डायोनीसियस, या बोल सकते हो डायनोसियस। ये 2 राजदूत इसके समय में कहाँ आए? यहाँ आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इससे आगे अपन शुरू करेंगे अशोक महान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।